शिक्षित नहीं है, उनकी भाषा बहुत नीचे दर्जे की हो गई है। शायद प्रधानमंत्री मोदी से कंपटीशन कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भी ज्यादा गिरी हुई भाषा बोलते हैं, तो अंजना ओम कश्यप को इसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। उनकी भाषा गंदी तो रहेगी, नीचे दर्जे की तो रहेगी, असभ्य तो रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में उनको मैं अभी भी ज्यादा अंक दूंगी। यही लोग कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो या जनरल वीके सिंह हो या और दूसरे अधिकारी हो, मेजर गौरव आर्या हो तो उसको मेजर गौरव आर्या कहते हैं, जबकि मेजर गौरव आर्या की 6 साल की सर्विस है, उनके नाम के आगे वो लगाए मेजर, उसके आगे एक्स लगता है, जबकि बाकी लोगों के आगे नहीं लगता है। तो लेकिन बाकी और पैनलिस्ट थे जो फौज से थे, उनके नाम के आगे उनकी रैंक लिखी थी और मेरे नाम के आगे रैंक नहीं लिखी थी। मैंने अंजना ओम कश्यप से कहा कि आप मेरे संवैधानिक अधिकार को नहीं कर्टेल कर सकती, तो उन्होंने, चूंकि वो ओपन खुला डिबेट था, लाइव डिबेट था, तो उन्होंने मुझसे माफी मांगी। सेनाओं के नाम पे आपने एक जिंगोइज्म चला दिया, चुनाव जीतने का काम किया, और ये इन्होंने ही नहीं किया है। एक चीज मैं आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ, उदाहरण, ये जरूरी है बताना, कि जो काम आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वही अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। हमारे देश में इतने सारे जहाज हैं, इंडिगो है, एयर इंडिया के जहाज हैं, किसी में भी सीआरपीएफ की पूरी सुरक्षा में क्या वो पेपर्स नहीं ले जाए जा सकते थे? किस लिए भारतीय वायुसेना, क्यों आपको वर्दी वाले लोगों को ट्रांसपोर्टर की तरह आप इस्तेमाल करना चाहते हैं? मैं ऐसा पाती हूं कि नरेंद्र मोदी जी को एक मुंह में खून लग गया है, सेना के नाम का खून लग गया है। साथियों नमस्कार। नीट पेपर लीक का विषय आप सभी जानते हो। समाधान मांगा गया था, बैंडेड सोल्यूशन मिल चुका है। बैंडेड सोल्यूशन है, एक हाई लेवल मीटिंग होती है, उस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान मौजूद होते हैं और डिसीजन लिया जाता है कि नीट का जो रीनीट एग्जाम 21 जून को होने वाला है, इसी 21 जून को, उसको ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी एयरफोर्स को दी गई है, भारतीय वायुसेना को दी गई है, जिनको देश की सीमाओं की सुरक्षा, एयर स्पेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। वो अब पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, क्या ट्रांसपोर्टेशन में सेफ्टी की प्रॉब्लम थी, और अगर थी तो क्या हमारी सरकार ये बात एक्नॉलेज कर रही है कि वे एक पेपर के टुकड़े को भी सुरक्षा देने लायक नहीं बची है? क्या पुलिस इनफ नहीं है पेपर को सुरक्षित तरीके से सेंटर्स तक पहुंचाने में, या फिर जितनी भी फोर्सेस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं वो केपेबल नहीं है पेपर को सुरक्षित तरीके से करवाने में? इन्हीं सब सवालों का जवाब लेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जो कि भारतीय वायुसेना में अपनी लंबी सर्विस दे चुकी हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ हैं। अनुमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। अनुमा जी, सबसे पहले सवाल यही है कि जो नीट का विषय है, जो 22 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल था, अब रीनीट करवाया जा रहा है, एहसान भी दे दिया गया कि चलिए हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, फिर फैसला आ जाता है कि एयरफोर्स जो है पेपर डिलीवर करेगी। क्या ट्रांसपोर्ट की समस्या थी, क्या पेपर को डिलीवर करने की समस्या थी, या फिर कोई बड़ा लूप होल जो है उसे इग्नोर किया जा रहा है या छुपाया जा रहा है? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और आपको। मैं ऐसा पाती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को एक मुंह में खून लग गया है, सेना के नाम का खून लग गया है। और ये शुरुआत हुई थी पुलवामा के बाद, और उससे भी पहले उरी के बाद, कि जब हमने वहां जो स्ट्राइक की थी, जिसको इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कह के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध किया था, दरअसल विदेश मंत्रालय ने ये कहा था कि वो नॉन मिलिट्री प्री एम्प्टिव स्ट्राइक थी। आप अभी भी कभी आर्काइव्स में जाके देखेंगे तो हमारे भारत का जो स्टैंड है वो है नॉन मिलिट्री प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, कि वो लोग हम पर हमला करेंगे, इसलिए नॉन मिलिट्री स्ट्राइक है। और आपने उपयोग तो किया था भारतीय वायुसेना के जहाजों का, तब बड़ी तालियां बजाई लोगों ने। लोगों को ये तब नहीं मालूम था, या हमारे देश की जनता इस तरह से समझती नहीं है। हमारी जो आर्म फोर्सेस है उनका काम है टू सेफगार्ड आवर स्काईज, वो भी कब, जब युद्ध होता है, या अगर कोई आतंकवादी का हमारे ऊपर हमला होता है स्काई के रूट से, तब हमें उसे सेफगार्ड करना है, या इस तरह का कोई चीज हो कि हम युद्ध में हो, ये डिक्लेयर्ड वॉर हो, तब तो बड़ी तालियां बजा दी गई थी। उसके बाद जब पुलवामा हुआ तो हमारी जो भारतीय वायुसेना का प्रयोग
आतंकवादियों के ठिकाने पर जो प्रहार करने पे किया जाने लगा, वो अपने आप में गलत था, लेकिन पूरी जनता उस पे तालियां बजाती थी। फिर आगे चल के कोविड आया, तो कोविड में हमने डॉक्टर्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर अपनी ट्रेनिंग सॉर्टी से फूल बरसाए, लोगों ने फिर तालियां बजाई। और जब भी कोई चुनाव हुआ, उस चुनावी राज्य में एयर शो करवाया गया, लोगों ने फिर तालियां बजाई। तो सेना का राजनीतिक इस्तेमाल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बहुत बुरी तरह से एप्स्टीन फाइल के कारण, यूएस से की गई ट्रेड डील में किसानों के साथ किए गए धोखे के कारण, गौतम अडानी को बचाने के लिए पूरे देश का एक बड़ा हिस्सा जो कि विदेशी मुद्रा का होगा, उसको अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो करने वाले, जो उनके ऊपर बोझ उनके ऊपर आ चुका है, उस सब से बचने के लिए वो डाइवर्ट करना चाहते थे। तो उनके लिए जो मैंने कहा कि उनको खून लग गया है सेना का, उन्होंने वही काम किया कि इस पूरा जो उनकी विफलता थी, उनके शिक्षा मंत्री की विफलता थी, पूरी ब्यूरोक्रेसी की विफलता थी जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है, उस पर से ध्यान हटाने के लिए वही पुराना उनका आजमाया हुआ नुस्खा, जिसमें उन्होंने भारतीय वायुसेना का प्रयोग कहा कि हम पेपर ले जाने के लिए करेंगे। क्या इस देश में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स का कोई प्रॉब्लम है? क्या लॉजिस्टिक्स एक प्रॉब्लम है? लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश में इतने सारे जहाज हैं, इंडिगो है, एयर इंडिया के जहाज हैं, किसी में भी सीआरपीएफ की पूरी सुरक्षा में क्या वो पेपर्स नहीं ले जाए जा सकते थे? किस लिए भारतीय वायुसेना, क्यों आपको वर्दी वाले लोगों को ट्रांसपोर्टर की तरह आप इस्तेमाल करना चाहते हैं? हमारे देश के वायुसेना के जो पायलट्स हैं, वो अपना काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा स्किल्ड पायलट्स होते हैं, लेकिन देश की सरकार क्या कर रही है उनके साथ? उनको हरकारा बना दिया कि आप ये पेपर लेकर जाइए। अरे आपका काम जो है, उस काम की गरिमा आप खत्म कर रहे हैं। आप तलवार का काम सुई से ले रहे हैं, सुई की जगह आप तलवार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस सबसे पहली बात यह है कि इसको डिजिटाइज ही करा देते। आप पेपर में क्यों देना चाहते हैं? आप तो डिजिटल इंडिया के पैरोकार हैं, तो आपने ये पेपर जो है, आपने इसको डिजिटाइज ही तरीके से करवा देना चाहिए था। आप भारतीय वायुसेना का जो उपयोग कर रहे हैं, ये भारतीय वायुसेना के सम्मान पर बहुत बड़ा धब्बा लगा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो शिक्षा मंत्रालय है या जो वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं, जो हमेशा पर्क्स के मामले में, पे के मामले में सबसे ज्यादा पे चाहिए, वहां कोई समझौता नहीं होगा। सेनाओं को जब बात आती है कि नॉन फंक्शनल अपग्रेड, जिसको एनएफएफयू कहते हैं, आज 12 साल से केस चल रहा है, 13 साल से सरकार तारीख पे तारीख देती है। ओआरओपी का केस आज तक सुलझा नहीं है। जैसे मेरे जैसे अधिकारियों को ओआरओपी नहीं मिलती है, क्योंकि एक रैंडम डेट दे दी गई थी कि जुलाई 2014 के बाद किसी को नहीं मिलेगा। किस लिए नहीं मिलेगा भाई? तो ये केस भी चल रहा है। ऊपर से जो हमारे डिसेबल सैनिक थे, उनकी पेंशन के ऊपर जब कभी 120 सालों में कभी भी उन पर टैक्स नहीं लगाता, इस सरकार ने उस पर टैक्स लगाया। ये सारे मुद्दे केस में विलंबित होते चले जा रहे हैं, और उसी वायुसेना को, जो आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो उस मंत्रालय के काम को करने के लिए उन लोगों को आप तकलीफ दे रहे हैं जिनके ये सारे मुद्दे आप बरसों बरस लटका के रखते हैं। सेनाओं के नाम पे आपने एक जिंगोइज्म चला दिया, चुनाव जीतने का काम किया, और ये इन्होंने ही नहीं किया है। ये एक चीज मैं आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ, उदाहरण, ये जरूरी है बताना कि जो काम आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वही अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। सबसे ज्यादा आतंकवादियों के सेनाओं के ठिकानों पर हमले या कारगिल केवल बीजेपी सरकारों के समय में होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी फरवरी में गए थे पाकिस्तान में बिरयानी खाने, और जब वो लौट कर आए तो उनके पीछे पीछे हमारे भारत के सरहदों में पाकिस्तान की सेना आई। लेकिन बताने के बाद भी सरकार ने तब निर्णय नहीं लिया था कि उन लोगों को वहीं के वहीं पीछे धक्का दिया जाए, क्योंकि अटल बिहारी जी की सरकार जो थी वो अल्पमत की सरकार थी, ये जयललिता जी के समर्थन से चल रही थी। तो जयललिता जी ने 16 अप्रैल को जब समर्थन खींच दिया, मतलब तैयारी हो गई कि अब चुनाव होगा, तो जब चुनाव होने की बात आई, उसके कुछ दिनों के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चुप रही थी।
पर जब कैप्टन सौरभ कालिया का शव पूरी तरह से कटा फटा है और जब हमारे सैनिकों के अंदर जलजला हो गया कि नहीं अब तो हम आगे जाएंगे, तब जाके अटल बिहारी वाजपेयी जी को समझ में आया कि अब सेना के अंदर आक्रोश है और इस आक्रोश में वो आगे हमला करेगी। तब जाके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस चीज को एक्नॉलेज किया था। तो इन दोनों पार्टियों के, दोनों बीजेपी के नेताओं के हाथ हमारे सैनिकों की वर्दियों पर खून के धब्बे लाते, ये शर्मिंदगी की बात है। जी लेकिन अनुमा जी, जो नीट का विषय है उसमें लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है, लगातार राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन इसमें क्या हो सकता है? मैं आपसे एक सोल्यूशन की उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चलिए, आप एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, आप एयरफोर्स की सुरक्षा का इस्तेमाल कर लीजिए। क्या ये एक सर्जरी होगी, एक ट्यूमर की सर्जरी होगी, या फिर इस ट्यूमर पे बैंडेड लगाने का काम? नहीं, दोनों भी नहीं किया सरकार ने। ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ कि आप जो काम जिस विभाग को करना था उसको आपने उससे बरी कर दिया। ना तो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा है। आपने सारा ठीकरा उठा के फोड़ दिया कि भारतीय वायुसेना आपके पेपर लेकर जाएगी। फिर लीक हो गया तो, क्योंकि पेपर बनाने वाला लीक नहीं करेगा क्या? प्रिंट करने वाला लीक नहीं कर सकता है? लीक तो वही हो रहा है। तो दुर्भाग्य ये है कि इस सरकार से ना तो बैंडेड लगाते बन रहा है, ना उससे सर्जरी होते बन रही है। इस सरकार ने देश को एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है जहां पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है। कोई किसी के लिए जवाबदेह नहीं है। अगर आपकी सब कुछ ठीक हो गया तो आपकी किस्मत, और अगर ठीक नहीं हुआ तो भी आपकी किस्मत। सरकार के अंदर इतनी स्किल नहीं है, प्रधानमंत्री के अंदर इतना दिमाग नहीं है। मेरे को दुख होता है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री के दिमाग में हमेशा ये चलता है कि हम सेनाओं का उपयोग करेंगे और देश की जनता हमारी तरफ हो जाएगी। पर कब तक? लोग पागल थोड़ी हैं। अब सारी युवा पीढ़ी को भी दिख रहा है कि ये जो हमारे पेपर लीक हुए हैं, ये सरकार के अंदर जो लोगों का कनेक्शन है उनके कारण हुए। ये लोग भी कह रहे हैं, और पाए भी वो लोग गए हैं जिनका संघ से संपर्क था, संघ के साथ जिनके कनेक्शन थे। तो सरकार तो, क्षमा कीजिएगा, सरकार कुछ नहीं कर रही है। दोबारा भी पेपर लीक हो सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को कभी इस्तीफा देना नहीं है। तो जो आज इस देश के युवाओं के साथ हो रहा है, बहुत बड़ा छल है। उनका पूरे भविष्य का सौदा कर लिया गया है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि सरकार कहीं पर भी अपनी गलतियों को सुधार पाएगी, जी नहीं, ये सुधारना चाहती नहीं है। इस सरकार ने इस तरह के पेपर लीक की शुरुआत व्यापम से, मेरे मध्य प्रदेश से की थी। आज भी उस व्यापम का कोई खुलासा नहीं हुआ है। 45 से ज्यादा संदिग्ध परिस्थितियों में होती हुई मौतों का कोई जवाबदेही नहीं मांग रहा है। और जनता को ये समझना चाहिए, वही व्यापम के लोग, जब आपको जिस समय बहुत ही गहन किसी शल्य क्रिया की, किसी सर्जरी की जरूरत होगी, वही व्यापम के पास आउट लोग आपकी जब सर्जरी करेंगे तो आपकी जान से खिलवाड़ कर सकते हैं। तो ये जनता का मुद्दा है, जनता को आवाज उठाना पड़ेगी। हम और आप बात करेंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, मैं मानती हूँ, लेकिन जनता के अंदर का डर निकलना चाहिए। ये उनका देश है, ये छोटे उन सभी विद्यार्थियों का देश है, उनके माता पिता का देश है, और उनका भविष्य ये देश बिगाड़ रहा है। तो सरकार को इसकी पनिशमेंट देने के लिए लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है। धारण, आपका जो सवाल था, क्या ये सर्जरी करेगी सरकार या मरहम पट्टी करेगी? सरकार दोनों नहीं करने वाली है, और घाव खुला भी नहीं छूट रहा है, वहां मक्खियां भिन भिना रही हैं, और उससे चीजें और भी खराब से खराब होती जा रही हैं। जिन लोगों को इस पर सवाल उठाना चाहिए था, आप उनके साथ एक समय हुआ करता था जब आप उठती बैठती थी, टीवी चैनलों पे बिठाया जाता था, सवाल पूछे जाते थे, और कांग्रेस पार्टी के नाम पे ग्राइंड भी खूब किया जाता था। उन्हीं चैनलों में से एक की एंकर है अंजना ओम कश्यप जी। वो जब नीट के पेपर पे बात आती है तो एक दिन डिबेट होता है, खत्म हो जाती है। फिर जब सीबीएसई में ओएसएम तरीके से जो पेपर चेक होते हैं उसका विषय आता है, तो फिर ज्ञान बांटने लगती है कि ये जो सेलिब्रिटी टीचर्स हैं और जो ये कोचिंग माफिया बन गया है, उसके ऊपर डिबेट को लेके जाया जाता है। काम तो इनका था ना सवाल उठाने का, सबसे ज्यादा ताकत ये होल्ड करते हैं, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप शायद ये होल्ड करते हैं। तो आप इन लोगों पे क्या विचार रखती है कि सवाल, एग्जिस्टिंग सवाल को डाइवर्ट करना इकलौता काम है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जैसे बड़े संस्थानों से अपनी पत्रकारिता की डिग्री की, और अंजना काफी जी दिनों ने जामिया से की। जी, इन्होंने जामिया से की है। अंजना
नहीं अच्छा, करने। नहीं अच्छा है, मतलब मैंने कहा जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जैसे रेप्यूटेड संस्थानों से इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की और इन्होंने देखा है वो समय, ये सवाल पूछते थे ये लोग। मुझे याद है कि मैं जिस सोसाइटी में दिल्ली में रहा करती हूँ, उस सोसाइटी का एक ब्लैक लिस्टिंग हुई थी, उसके जो मालिक थे वो पैसे लेकर भाग गए थे, तो अंजना ओम कश्यप ने उस पर शो किया था। तो मुझे याद है अंजना ओम कश्यप का वो दौर भी। लेकिन आज की अंजना ओम कश्यप को मैं देखती हूँ तो अहंकार से भरी, अज्ञान से भरी, उनकी हिंदी भी इतनी खराब हो गई है, जब लोगों के ऊपर आक्षेप लगाती हैं, जब बुरे से बुरा कहती हैं, तो उनकी भाषा की जो समृद्धि एक समय मैंने देखी थी, कभी देखी होगी, वो समृद्धि बिल्कुल बिल्कुल गरीबी में दिखती है। तो मुझे अंजना ओम कश्यप आज भाषा से गरीब लगती हैं। अब मेरे साथ एक व्यक्तिगत वाकया हुआ था कि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, तो अलग अलग चैनल्स पे पार्टी भेजती है। तो एक अग्निवीर का मुद्दा था जिसमें मैं उस चैनल पर गई जिसमें अंजना ओम कश्यप शो कर रही थी। तो अंजना ओम कश्यप की एक हिचक है कि वो मुझे मेरे संवैधानिक अधिकार, यानी कि हम जो फौज के अधिकारी हैं, हमारे नाम के पहले हमारी रैंक मरने तक लगती है और मरने के बाद भी हमें उसी रैंक से बुलाया जाता है, क्योंकि रैंक ना कभी रिटायर होती है और रैंक की ना कभी मौत होती है। तो विंग कमांडर कहना जरूरी होता है और नाम के नीचे लिखना भी वही संविधान का तरीका वही है, आर्टिकल 18 के हिसाब से। लेकिन बाकी और पैनलिस्ट थे जो फौज से थे, उनके नाम के आगे उनकी रैंक लिखी थी और मेरे नाम के आगे रैंक नहीं लिखी थी। मैंने अंजना ओम कश्यप से कहा कि आप मेरे संवैधानिक अधिकार को नहीं कर्टेल कर सकती। तो उन्होंने, चूंकि वो ओपन खुला डिबेट था, लाइव डिबेट था, तो उन्होंने मुझसे माफी मांगी। लेकिन उस माफी मांगने के एक दिन के बाद मुझे वहां से गेस्ट कोऑर्डिनेटर का फोन आया। वो मुझे धमका रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं या तो आपके नाम के आगे विंग कमांडर लिखूंगा तो आपसे टेक्निकल सवाल पूछूंगा कि वहां बम कैसे दागे गए या एयरक्राफ्ट क्रैश कैसे हुआ या एयरक्राफ्ट से क्या रिलेटेड बातें होती है उनके बारे में, लेकिन मैं आपको कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं बोलूंगा और मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के रूप में आपको नहीं आने दूंगा। और उस दिन के बाद से मैं उस चैनल में आई नहीं हूं। मैं जानती हूं मेरी पार्टी मुझे कई बार भेजती है, लेकिन हर बार वो रिजेक्शन होता है और रिजेक्शन का कारण वही गेस्ट कोऑर्डिनेटर है जिसको शायद अंजना ओम कश्यप ने अपनी माफी मांगने के कारण ये कहा होगा कि उनको आप कहिए। तो उस दिन के बाद से लगभग 1.25 साल हो रहा है उस बात को। लेकिन उस व्यक्ति ने जब मुझे फोन किया था तो दूसरी बार जब फोन किया तब मैंने उसकी ऑडियो क्लिप जो है मैंने अपने फोन में ली, क्योंकि मुझे समझ में आया कि एक बार धमकी दे रहे हैं, ये दूसरी बार धमकी दे रही है, क्या तरीका है। और फिर वो एक जो चैनल अपने आप को राष्ट्रभक्त बताता है, उसको सेना की एक अधिकारी की रैंक ना लेने से इतनी प्रॉब्लम है कि उसके रैंक नहीं बोलेगा, क्योंकि वो विपक्ष की तरफ से प्रतिनिधित्व करती है। यही लोग कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो या जनरल वीके सिंह हो या और दूसरे अधिकारी हो, मेजर गौरव आर्या हो तो उसको मेजर गौरव आर्या कहते हैं, जबकि मेजर गौरव आर्या की 6 साल की सर्विस है, उनके नाम के आगे वो लगाए मेजर, उसके आगे एक्स लगता है, जबकि बाकी लोगों के आगे नहीं लगता है। तो ये चैनल उन लोगों को जो उनकी तरफ बोलते हैं उनकी रैंक उनके सामने लगाएंगे और बाकी दूसरे सैनिकों का बेइज्जती करते हैं। तो ये मेरे साथ अपने साथ घटना हुई है। तो जो मैं देख रही हूँ जो शिक्षकों के साथ अंजना ओम कश्यप कह रही हैं, मुझे लगता है आज के दौर में अंजना ओम कश्यप शिक्षित के नाम पर साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है। उनकी भाषा बहुत नीचे दर्जे की हो गई है। शायद प्रधानमंत्री मोदी से कंपटीशन कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भी ज्यादा गिरी हुई भाषा बोलते हैं, तो अंजना ओम कश्यप को इसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। उनकी भाषा गंदी तो रहेगी, नीचे दर्जे की तो रहेगी, असभ्य तो रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में उनको मैं अभी भी ज्यादा अंक दूंगी। लेकिन आप इस पूरे विषय पे क्या सोचते हैं? जैसे जो 17-18 साल के बच्चे हैं, सीबीएसई का 12वीं का पेपर दे करके आए हैं, बता रहे हैं मेरी कॉपी बदल गई या फिर मेरे अंक ठीक नहीं आए, ये तमाम सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इसको डाइवर्ट किया जाता है उन शिक्षकों की तरफ जिनके पास ये बच्चे अलग से भी पढ़ते हैं कि इनको नीट की तैयारी करनी हो, सीयूईटी की तैयारी करनी हो, तो ये पढ़ाते हैं और इनको कह दिया जाता है ये कोचिंग माफिया है। ये कोचिंग माफिया शब्द और जो टीचर पॉपुलर हो गए बच्चों के कारण, बच्चों को सस्ते में पढ़ाने के कारण, क्या इन दोनों में कोई फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्यक्तिगत रूप में मैंने कभी कोचिंग में गई नहीं। हमारे समय में कहा जाता था कि आप ट्यूशन ले रहे हैं तो आपके अंदर कोई बहुत ज्यादा कमी है और ट्यूशन लेना गलत माना जाता था। सही कहा।
तो सही बात। हमने अपने समय में जो पढ़ाई की है खुद की है। लेकिन आज के तारीख में जो टीचर्स हैं, अधिकांश संघ द्वारा स्वीकृत लोग हैं। संघ जो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बहुत ज्यादा शिक्षण संस्थानों में घुस गए हैं और उन्होंने पूरा स्तर खराब कर दिया है। उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो हनुमान जी को पुष्पक विमान, हनुमान जी को पहली बार उड़ते हुए बताना है, या पुष्पक विमान की कहानी सुनानी है, या गणेश जी की जो प्लास्टिक सर्जरी की कहानी सुनाई जाती है, इस तरह की बातें करना है। तो इस तरह के टीचर्स के रहते हुए हमारे पूरी जो पीढ़ी है देश की, जो युवा पीढ़ी जिसको हम कहते हैं, वो बहुत बुरी तरह से भ्रमित हो चुकी है। उसको सही शिक्षा नहीं मिल रही है, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं मिल रहा है, वो विश्व में लोगों से प्रतिस्पर्धा में नहीं आगे आ सकते वो बच्चे। पहले कितने क्विज कॉम्पिटिशंस होते थे, आपने सुने हैं अभी क्विज कॉम्पिटिशन? मैंने तो नहीं सुने। सिद्धार्थ बसु का क्विज कंपटीशन होता था, डेरेक ओब्रायन करते थे, कितने लोग उस प्रतिस्पर्धा के द्वारा आगे जाते थे। कौन करता है आजकल इस तरह के कंपटीशन? नहीं हो रहा है कंपटीशन इसके नाम पे जी। स्कॉलरशिप मिला करती थी हमारे जमाने में, हाँ, क्विज के स्कॉलरशिप नाम पे, मिलती थी, उसमें लोग आगे बढ़ते थे। हायर ऐसे ही एजुकेशन में जो मिलेगा पैसा। बिल्कुल ऐसे ही जो जवाहर विद्यालय खोले गए थे, उसमें जो बच्चे निकलते थे वो कहाँ जाते थे। पर आज आप देखिए शिक्षा का क्या स्तर है। सरकारी स्कूलों के तो टीचर्स खत्म कर दिए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों से तो लोगों को एक तरह से हटाया जा रहा है कि यहाँ मत जाओ, प्राइवेट में जाओ, क्योंकि प्राइवेट वाले चंदा देते हैं बीजेपी को। इसी तरह से सैनिक स्कूलों का 60% अधिपत्य जो है, मालिकाना हक, वो संघ से जुड़े लोगों के पास हो गया है। तो अब सेना भी बर्बाद करेंगे, अब पूरी नई पीढ़ी बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो लोग कहीं जाकर मार्गदर्शन लेते हैं और उनको लॉजिकली वो लोग सही लगते हैं, अगर वो कोचिंग क्लासेस में जो लॉजिकली अगर किसी को, बच्चों को सही लगते हैं, सही ज्ञान उनको मिलता है, उससे वो कोचिंग में प्रतिस्पर्धाएं आगे बढ़ के वो उसको क्लियर कर पाते हैं, तो मैं नहीं समझती कि इसे कोचिंग माफिया कहना चाहिए। या तो आप उस तरह की गुणवत्ता वाली एजुकेशन दीजिए। क्योंकि अंजना ओम कश्यप को मैं ये चुनौती देती हूँ कि कहीं उनके चैनल ने कभी उनको निकाल दिया और उन्होंने गलती से कोई यूट्यूब चैनल चलाना शुरू किया, तो उसमें वो 1 लाख उनके दर्शक नहीं जुट पाएंगे, क्योंकि वो एक बड़े नाम के चैनल के साथ हैं। इसलिए वो आज कुछ भी कहती हैं तो लोग सुनते हैं, लेकिन उनकी भाषा भद्दी हो गई है। उनके भाषा का स्तर वो हो गया है कि जैसे कुएं के पास खड़े होकर महिलाएं पानी के लिए कभी लड़ रही हैं या पुरुष लड़ रहे हैं उसके लिए, उस तरह की भाषा उनकी सस्ती हो चुकी है। और जो आदमी खुद अपना धर्म नहीं निभा रहा है, वो व्यक्ति दूसरे के ऊपर जब उंगली उठाता है तो 4 उंगलियां उसके खुद की तरफ उठती है। मैं आज भी ये कहती हूँ, व्यक्तिगत रूप से मुझे अंजना ओम कश्यप से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उनको मुझे मेरी रैंक के साथ बुलाने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने अपने चैनल में मुझे आने से रोका। मेरी पार्टी को उन्होंने कहा कि इनको नहीं आने देना। तो ऐसा व्यक्ति जो दम्भ से इतना भरा हुआ है, जिसका सारा अपने पैकेज के कारण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की चाटुकारिता के कारण उनका जो स्थान आज है, उसके कारण अगर वो उसका गलत फायदा उठा रही हैं, तो हर चीज का न्याय होता है। लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ दिख रहा है। अंजना ओम कश्यप चूज कर सकती है कि वो और भी भद्दा बोले और भी अशिष्ट बोले, लेकिन उसके बाद भी लोग ये समझ चुके हैं कि उनका चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। ये पुरानी फिल्मों का बड़ा बहुचर्चित डायलॉग था, जनता है सब जानती है। जनता को आप कुछ देर के लिए भ्रमित कर सकते हैं, कुछ देर के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, या फिर उनका ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त उनकी रसोई पे हमला होगा, उनके बच्चों के भविष्य पे हमला होगा, और उनमें मिल रही इंफॉर्मेशन पे हमला होगा, उस दिन जनता समझेगी और चूज करेगी कि किसको सत्ता में रखना है, किसको नहीं रखना है। जब और जनता हमेशा से ये करती भी आई है। हर बार यही होता है कि जनता परेशान होती है, सवाल पूछती है, सत्ताएं बदलती हैं, और आने वाले समय में भी वो होता रहेगा। जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है समाज के द्वारा, वो जिम्मेदारी नहीं पूरी करी जाएगी तो सवाल पूछे जाएंगे, आक्रोश होगा। प्रेशर कुकर है, आप ज्यादा देर तक प्रेशर नहीं बना सकते। एक दिन सीटी बजी, कौन सत्ता के अंदर कौन सत्ता के बाहर, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे भी इस तरीके की चर्चाओं को देखते रहने के लिए बोलता है हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।